नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ यूथ। और आज इस कार्यक्रम में बेरोजगारी के मुद्दे पर जो युवा हैं वो हल्ला बोल कर रहे हैं, अपने अपने मन की बात कह रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के अंदर हर 4 में से एक युवा बेरोजगार है। और ये आप जिस तरह से देखें तो अगस्त और जुलाई इसमें जो दर है ये लगातार यहाँ पर बढ़ी है। पहले भी बेरोजगारी की दर बढ़ रही थी और लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी की संख्या काफी बढ़ी है। और आज इसी हम मुद्दे पर बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर। इसी को लेकर हमारे साथ आज जुड़े हुए अमन त्रिवेदी जी हैं, जो कि टीचर हैं, एसएससी की टीचिंग यहाँ पर बच्चों को कराते हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सरिता जी। अमन जी, जैसा कि आपने देखा, जो युवा हैं पहले उन्होंने ट्विटर पर एक प्रदर्शन किया, इसके बाद अब सड़क पर भी प्रदर्शन करने को मजबूर यहाँ पर हो रहे हैं। तो फिलहाल जो हमारे देश के अंदर वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, स्पेशली बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो एक गुस्सा एक आपको सड़क पर सोशल मीडिया पे युवाओं का दिख रहा है, उस गुस्से का मुख्य कारण एक तो बेरोजगारी भी है, बट उसमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमारी जो संस्थाएं जो हमारा एग्जाम करा रही हैं, उन संस्थाओं की अनकम्पैटिबिलिटी वो मुख्य कारण है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही, गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकाल रही है वो क्लियर नहीं हो रही है। कई किसी का रिजल्ट फंस जाता है, किसी की ज्वाइनिंग फंस जाती है, किसी का टीयर 1 फंस जाता है, तो वो मुख्य समस्या है। मेन प्रॉब्लम गवर्नमेंट से ये नहीं है कि वो वैकेंसी नहीं निकाल रही, क्योंकि हमें देखिए, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें पता है लिमिटेड वैकेंसी ही निकल सकती है। हम नहीं जानते हैं कि लाखों वैकेंसी, करोड़ों वैकेंसी, ऑब्वियस सी बातें नहीं निकल सकती, क्योंकि फिर कंपटीशन नहीं रह जाएगा। तो वो एक सही चीज है, एटलीस्ट वैकेंसी निकल रही है। 2000-3000 वैकेंसी भी अगर निकलती हैं वो एक समस्या नहीं। अगर वो वैकेंसी भी टाइम टू टाइम क्लियर होती रहे और टाइम टू टाइम उनका एग्जाम होते रहे, रिजल्ट आते रहे और ज्वाइनिंग आती रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेन प्रॉब्लम जो संस्थाएं हैं उनमें समस्या है कि वो कभी रिजल्ट में देर कर देती हैं, कभी पेपर में देर कर देती हैं, कभी ज्वाइनिंग में देरी कर देती हैं। आपने यहाँ पर एक बात सही कही है। गवर्नमेंट होती है, कई सारी वैकेंसीज निकालती है, लेकिन उसमें अप्लाई काफी ज्यादा लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही मैं इसका पक्षधर हूँ, ना ही मैं ये मानता हूँ कि नौकरी सिर्फ सरकारी ही होती है। मैं खुद भी ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल सकती है, बिल्कुल नहीं मिल सकती है। और एप्लीकेशन इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हमारे देश का माहौल ऐसा है कि हमें गवर्नमेंट नौकरी ज्यादा अच्छी लगती है। तो हमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा फोकस उस पर नहीं होना चाहिए। मेन चीज ये है, एप्लीकेशंस आ रही है, नो डाउट आ रही है, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम आंकड़े देखेंगे तो बेरोजगारी बढ़ी है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम सिर्फ सरकारी नौकरी की बात करें तो बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही मिल सकती हैं। आप प्राइवेट नौकरियां भी मिलेंगी, सरकारी भी मिलेंगी। लेकिन ये कोविड की वजह से आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां गई हैं। अमन जी, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर एक धारणा बनी हुई है, 12th करना है, ग्रेजुएट होना, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। तब तक डिग्रियां तो आ जाती हैं, लेकिन एक जो टैलेंट होना चाहिए, एक वैल्यू एडिड टैलेंट जिसे कहते हैं, जिसके दम पर आपको नौकरी मिल सकती है या फिर आपको कहीं पे बढ़िया काम मिल सकता है, वो चीजें नहीं होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि डिग्री होने से क्या नौकरी मिलना ये कोई गारंटी है? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे। देखिए, जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई नई, तो उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो गवर्नमेंट ने ज्यादातर फोकस किया है वो स्किल पर किया है रादर देन डिग्री। तो जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा कि बच्चे के पास स्किल ज्यादा हो, जितना ज्यादा स्किल होगा उतना ज्यादा उसके पास काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, योग्यता होगी। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी के पास स्किल है और वो ग्राउंड पे काम कर सकता है तो उसको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी ही चाहते हैं या सभी को गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है। ऐसा नहीं है। जो लोग एक बीटेक करते हैं और उन्हें दिल्ली या बैंगलोर किसी भी प्राइवेट फर्म में भी अगर नौकरी मिल रही है तो वो भी नौकरी में ही काउंट होगा, उसे बेरोजगारी में काउंट नहीं करेंगे। तो वो एक बिल्कुल सही चीज है, अगर स्किल होगी तो बिल्कुल नौकरी मिलेगी। अब जो मतलब कहीं से भी जिन्होंने भी कर लिया है, तो इसमें थोड़ा सा हमें एक स्टेप पीछे बढ़ के देखना पड़ेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता। अगर हम, जैसे नई शिक्षा नीति जो आई है, अगर नई शिक्षा नीति के जरिए अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, और दूसरी चीज जो ये मशरूमिंग हो चुकी है कॉलेजेस की, अगर आप देखोगे किसी भी एरिया में अगर आप जाकर देखोगे तो कॉलेजेस की मशरूमिंग हो चुकी है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, एमबीए के कॉलेजेस हो, मशरूम की तरह खुल गए। तो अगर हम उनमें शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे, शिक्षकों की योग्यता पर ध्यान देंगे, शिक्षकों की भर्ती अगर हम समय से करेंगे, शिक्षकों पे की योग्यता को अगर हम सही से परखेंगे, तो उसके बाद हम श्योर हैं कि उसके बाद जो वहां से एक बच्चा निकलेगा वो ज्यादा योग्य होगा, ज्यादा स्किल्ड होगा, बजाय
उन कॉलेजेस के जहां से वो एक अच्छी गुणवत्ता का व्यक्ति नहीं निकल रहा है, बजाय भले ही उसके पास डिग्री हो। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी वो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर करी, रेलवे का ही यहाँ पर हम बात कर लें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं को एक और डर पैदा हो गया कि अगर रेलवे का भी निजीकरण यहाँ पर हो जाएगा तो उनकी एक जो कहते हैं सिक्योरिटी होती थी नौकरी मिलने की रेलवे के अंदर, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है एक और ये डर यहाँ पर बना हुआ है बेरोजगारी बढ़ने का? ये डर बिल्कुल है, लेकिन अभी हमारे पास देखिए ये होगा कि हम धीरे धीरे, जैसे 91 से हमने जब से ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़े हैं, तो ये सारे कदम कहीं ना कहीं उसी कड़ी से जुड़ते हुए चले आते हैं। तो आगे भी धीरे धीरे संस्थान प्राइवेट होंगे, वो एक बात सही है, लेकिन हमें ये थोड़ा सा सुनिश्चित करना होगा कि भले ही वो संस्थान प्राइवेट हों, लेकिन उनसे जब रोजगार निकले, उनसे जब जॉब्स का क्रिएशन हो, तो वो अच्छे ढंग से हो। और जिस तरीके से हमें सरकारी नौकरी में एक तरीके से सहूलियत दी जाती है, एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उस तरीके की सोशल सिक्योरिटीज उन जॉब्स में भी मिले और उन ऑर्गेनाइजेशंस में फिर भी रहे, तो हमारा वो चिंता कम होगी। अभी देखिए वो बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज है, तो वो डर होना लाजमी है, क्योंकि जब कोई भी बड़ा चेंज होता है तो वो लोगों में डर होता है। आगे हमें देखना होगा कि वो डर किस तरीके से निकल के आता है और वो चेंजेस किस तरीके से निकल के आते हैं। तो वो अभी देखने वाली बात होगी कि जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसके बाद क्या कुछ चेंजेस होते हैं और किस तरीके की चीजें निकल के आती हैं। तो वो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पर बात अगर उत्तर प्रदेश की करें अमन जी, तो जैसा कि आपने देखा कि 69,000 शिक्षकों की भर्तियों यहाँ पर होनी थी, काफ़ी टाइम से डिले है, लेकिन अभी कहा है कि जो हाफ इनमें से उनकी भर्ती करा दिया जाए, बाकी का बाद में देखेंगे क्या करना है। तो ऐसे में जो बचे हुए लोग हैं हाफ, वो कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे थे कि एक साथ भर्तियां होंगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शिक्षक वाली भर्ती में बहुत सारी पेंच हैं, बहुत सारी उसमें पेचीदगियां हैं, क्योंकि भर्ती में होता मतलब जो सबसे बड़ा इशू है, वो गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो एक हमारे लिए जो ये जो एग्जाम प्रोसेस है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, ये स्ट्रीमलाइन हो जाए कि हमारी भर्ती कहीं रुकनी नहीं चाहिए। मुख्य मुद्दा यही हो जाता है कि अब कोई भी पेपर हुआ, कुछ बच्चे कोर्ट चले गए, कुछ बच्चे कोर्ट नहीं गए, तो जो कोर्ट गए नहीं गए उन बीच में आपस में द्वंद्व चलता रहता है, वो आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से डिले होता है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभी गवर्नमेंट एक नया एनआरए लेकर आ रही है, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी। तो देखते हैं अगर उससे कुछ ये स्ट्रीमलाइन चीजें होती हैं, सीईटी लेकर आ रही है, अगर उससे ये कुछ चीजें कम होंगी तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप होगा कि एटलीस्ट हमारा जो ये बीच में हर्डल्स लग रहे हैं, बॉटलनेक्स लग रहे हैं, ये थोड़े से कम होंगे और उससे शायद चीजें बेहतर होंगी। आज हमारे देश के अंदर 60 करोड़ युवा हैं, इनमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, कई सारे होते हैं जो कि प्राइवेट डिग्रियां यहाँ पर कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियां उतनी है नहीं, लेकिन बच्चे अप्लाई ज़्यादा करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर प्राइवेट डिग्रियां जो करते हैं, वो मान लीजिए MBA की डिग्री हो गई, तो प्राइवेट तरीके से डिग्री करने से क्या होता है, जो नॉलेज होनी चाहिए वो आती नहीं है, सिर्फ हाथ में एक डिग्री आती है। और जब नौकरी के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर उनको नौकरी नहीं मिलेगी, फिर कहते हैं कि बेरोजगार हैं। तो ऐसे में एक जो धारणा फिलहाल, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बनी हुई है कि आपको ग्रेजुएट होना है फिर पोस्ट ग्रेजुएट, तो अब ये धारणा कहीं ना कहीं बदल जाएगी कि अब सिर्फ डिग्री नहीं, महज डिग्री से काम नहीं चलेगा, जो स्किल है वो टैलेंट होना भी ज़रूरी है। तो अब इतने सारे लोगों को स्किल देना, यानी कि अभी तक आप देखेंगे कितने सारे MBA स्टूडेंट्स हैं या इतने सारे डिग्री धारक हैं जिनमें स्किल नहीं है और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सबको स्किल्ड बनाना एक बहुत बड़ा टास्क और एक गंभीर विषय भी कह सकते हैं यहाँ पर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो हम डिस्टेंस लर्निंग से देख रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग एक अच्छा जरिया है अपनी पढ़ाई को जारी रखने का। मान लीजिए यदि मैं जॉब में हूं और मैं फिर भी MBA करना चाहता हूं, तो वो मेरे लिए एक अच्छा तरीका हो जाएगा कि मैं एटलीस्ट पढ़ाई जारी रख सकता हूं। लेकिन यदि कोई कार्य नहीं कर रहा है, किसी भी वोकेशन में नहीं है, किसी प्रोफेशन में नहीं है, तो उसके लिए ऑफलाइन सिस्टम, उसके लिए पढ़ना ही बेहतर होगा। पूरी प्रॉपर डिग्री का फॉलो कर रेगुलर डिग्री करना ही वो अच्छा होगा। बाकी डिस्टेंस लर्निंग में बिल्कुल सही बात है कि हम ग्राउंड पे नहीं जाते, हम स्किल नहीं सीखते, और आज की जो दौर है उसमें अगर आपके पास स्किल नहीं है तो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा यही है कि हमारे पास स्किल का ना होना। अगर स्किल होगी तो हमें एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी और आसानी से हमें जॉब मिल सकती है, क्योंकि देश में जॉब्स का क्रिएशन धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े, चाहे किसी भी तरफ बढ़े, क्योंकि देश में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसे जैसे कोविड का दौर खत्म होगा, हम फॉरेन फंडिंग अगर देश में आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो नौकरियों का सृजन होगा, और जब वो नौकरियों का सृजन होगा तो लोगों को टैलेंट की जरूरत होगी। तो हमें उस समय के लिए अपना वर्कफोर्स तैयार करना है, हमें लोगों को स्किल्ड बनाना है, तैयार करना है कि वो उस समय के लिए तैयार हो, कि उनके पास इतना स्किल हो कि वो वहां पे जॉब्स ले सकें। तो मेन चीज स्किल पे हमें सबसे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा।
काफ़ी समस्या है। आप जैसे एमपी की बात कर लेते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में 3 साल से वैकेंसी वहां पर नहीं निकली है। ऐसे में जो वहां के युवा हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, अपनी डिग्री लेके घूम रहे हैं, सरकारी नौकरियां यहाँ पर कम हैं। तो ऐसे में कैसे आत्मनिर्भर हमारा देश बनेगा? स्टार्टअप करने की भी अगर कोई युवा सोचता है तो उतने पैसे नहीं है। तो कैसे सरकार प्लान कर रही है कि युवाओं के अंदर कैसे उनको स्किल देंगे और किस तरह से स्टार्टअप वो कर सकते हैं? कि हमारा एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और इतने डाइवर्स कंट्री में ये एक्सपेक्ट करना कि सभी के सभी लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं, ये सभी के सभी लोगों को नौकरी मिल सकती है, दोनों ही चीजें बेईमानी होंगी। हमें एक मान के चलना होगा कि देखिए कुछ लोगों को कुछ लोग आत्मनिर्भर होंगे और कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन ये कोरोना जैसे टफ टाइम में आत्मनिर्भर होना भी बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। और आत्मनिर्भर भारत जैसे जो भी स्कीम है ये आपकी एक लॉन्ग टर्म विजन होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में हमें इनके चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि नई शिक्षा नीति आ रही है, नई हेल्थ पॉलिसीज आ रही हैं, इनके वजह से आने वाले डिकेड में हो सकता है हमें बड़े चेंजेस देखने को मिले और एक अच्छी खासी युवाओं की भीड़ आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ती हुई दिखे। जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकारी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी छटनी हुई है, लोगों की नौकरियां इस दौरान गई हैं कोरोना महामारी के बीच। और वहीं सरकारी अगर सेक्टर की बात करें, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले लें, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं एसबीआई ने साफ साफ कह दिया कि 2 साल के लिए वीआरएस आप ले सकते हैं या फिर 2 साल तक आप घर बैठे, उसके बाद वापस आप एसबीआई के एम्प्लॉय बनकर काम कर सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली 2 साल घर बैठने के लिए यहाँ पर कह दिया है। अभी ये कोरोना एक बहुत ही टफ टाइम चल रहा है सभी के लिए, तो ऐसे में हमें ये थोड़ा सा संयम मान के चलना पड़ेगा और मान के चलने पड़ेगा कि आने वाले समय में चीजें अच्छी होंगी और बेशक बेहतर होंगी। तो ये कोरोना का समय है और इसमें थोड़ा सा काफी तरह की दिक्कतें आ रही हैं और हर सेक्टर में आ रही हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे मीडिया का डिपार्टमेंट हो, एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, हर जगह स्लो डाउन है। तो वो स्लो डाउन का असर बेशक हम पे भी पड़ेगा और हर व्यक्ति पे पड़ेगा, एक व्यक्ति पे, क्योंकि हम सब इसी देश में रह रहे हैं। तो उसका असर है और उससे हमें बियर करना ही पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। अब जिस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी को कम करने के समाधान क्या हो सकते हैं? साथ ही साथ आप सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? और एक और बात, क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ चुका है एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने का? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज जिसका मैंने बात की कि एक तो डिले नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब आपको ये कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसा कुछ सिस्टम बने कि जिसके जरिए वैकेंसीज कोर्ट में ना जाएं और जल्दी से जल्दी वैकेंसीज का निपटारा हो। जैसे कि गवर्नमेंट की खुद एक पॉलिसी है कि हर वैकेंसी को 6 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा एम्फेसिस हो जाए कि किस तरीके से चीजों को मैं कहता हूँ 6 महीना तो फिर भी काफी शॉर्ट टाइम है, आप 1 साल का एक टाइम बना लो कि 1 साल के अंदर अंदर हम हर वैकेंसी को क्लियर कर देंगे। तो आप इस तरीके का कोई सिस्टम बनाओ कि आप हर एग्जाम का 1 साल के अंदर अंदर निपटारा हो जाए। दूसरी चीज जो अभी एनआरए आ रहा है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आ रही है, सीईटी आ रहा है, तो हम आशा करते हैं इससे कुछ चीजें बेहतर होंगी, कुछ फायदा होगा और बेहतर चीजें आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम के प्रोसेस के रूप में। तीसरी बात, अगर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, वो बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रीय रोजगार नीति अगर आती है तो वह एक स्वागत योग्य कदम होगा हमारे लिए और उसके जरिए सरकार के पास सभी बेरोजगारों का एक डेटा होगा और उनको पता होगा कि किसके पास कौन सी स्किल है। तो उसके जरिए वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह पे जॉब्स दे सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जब नौकरी मिले तो हमें एक सोशल सिक्योरिटी जरूर मिले और वहां पर भी सारे श्रम कानूनों का पालन हो, एक नोटिस पीरियड के बाद ये में निकाला जाए। तो सारी चीजों को हमें देखना। फिलहाल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनसे ये कहना होगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कीजिए, साथ ही साथ कोई एक ऐसी स्किल सीखिए जो आपके काम आ सके। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो अच्छी कोडिंग सीखिए, एमबीए कर रहे हैं तो एक अच्छी जगह इंटर्नशिप कीजिए जिससे कि आपकी जो स्किल है वो आपके जॉब में काम आ सके। ऐसी स्किल सीखिए जो आपके जॉब में तुरंत ही काम आए। दूसरी बात, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना ये होगा कि आप नजर बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, वैकेंसीज आ रही हैं। अभी ही दिल्ली पुलिस और कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, दिल्ली पुलिस सीपीओ की वैकेंसी आई थी, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई थी। आने वाली बहुत से एसएससी सीजीएल का फॉर्म आने वाला है, सीजीएल का फॉर्म आने वाला है। तो कई सारी वैकेंसीज आई हैं और आ भी रही हैं, आगे भी आने वाली हैं। तो आप बजाय इन सब चीजों में पढ़ के आप चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जिससे कि भले ही कम वैकेंसी हो, आपके लिए एक सीट भी बहुत है, आप अपनी एक सीट को सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। तो मेरा उन सभी से ये कहना हो कि आप पढ़ाई पर अपना खूब ध्यान दीजिए। अमन जी, आपने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बात कही है कि सिर्फ डिग्री ही नहीं, यहाँ पर डिग्री के साथ साथ टैलेंट भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है, मार्केट में जो डिमांड है ऑफिसेज में वो बदल चुकी है। एम्प्लॉयर अब एम्प्लॉयज से यहाँ पर स्किल चाहता है और महज डिग्री नहीं। तो यहाँ पर आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आप हमारे कार्यक्रम के में यहाँ पर जुड़े और सारे जो हमारे सवाल थे उनके बखूबी आपने जवाब दिया। अमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो ये था हमारा आज का वॉइस ऑफ यूथ का दूसरा एपिसोड। हम कल फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है बेरोजगारी को लेकर। तो वहाँ के जो युवा हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और वो क्या कुछ अपनी मन की बात कह रहे हैं वो आप कल जरूर सुनिएगा। नमस्कार।